हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन टू द सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉ, जिसकी हमने पिछले सेशन में शुरुआत कर दी थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले सेशन के अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी वो कुछ ऐसे देखी थी कि जो मोशन है उसके पीछे का जो अल्टीमेट कॉज है वो क्या है। अल्टीमेट कॉज है वो क्या है, क्योंकि मैंने कहा था न्यूटन्स लॉ इज द स्टार्टिंग ऑफ डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स के अंदर हम कॉजेस पे ध्यान देते हैं कि किस वजह से, किन वजहों से जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो उसी सिलसिले में मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बातों बातों में ये चीज़ें बता दी थी कि अगर मोशन है किसी बॉडी के पास तो उसके पीछे की जो सीक्वेंस है, या यूं कह ले जो क्रोनोलॉजी है, वो क्या है। पहले फोर्स लगता है और फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आता है, और एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी डिसाइड करता है कि पार्टिकल के पास क्या है, मोशन है। पिछला सेशन याद होगा आपको। यानी कोई अगर बॉडी रखी हुई है तो अपने आप तो चलेगा नहीं, अपने आप तो उसके पास एक्सीलरेशन नहीं आएगा, अपने आप तो उसके पास वेलोसिटी नहीं आएगी। तो इन सब के लिए जो अल्टीमेट रीजन है, जो अल्टीमेट कॉज है इन सब का, वो क्या है? वो क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। वो है नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉज है मोशन का, अल्टीमेट कॉज है मोशन का, वो क्या है? फोर्स है। आप कमरे में दाखिल होते हो, बॉडीज पहले से चल रही होती हैं पंखे को छोड़ के, और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है, उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम चला रखा है, उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें तो अपने अपने स्थान पर रखी रहती है। आप जाते हो, उसको उठाते हो, तब जाके वो मूव करता है। आप पुश करोगे किसी चीज़ को, एक बॉल पड़ी है, आप लात मारोगे उसको, एक किक मारोगे, तब जाके मूव करती है। यानी जो अल्टीमेट कॉज है मोशन का, वो क्या है? फोर्स। इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ, फोर्स डिसाइड नहीं कर देता है कि पार्टिकल के पास मोशन है कि नहीं, लेकिन फिर भी जो अल्टीमेट कॉज है वो क्या है? फोर्स। क्योंकि जब तक फोर्स नहीं लगेगा, एक्सलेशन नहीं आएगा, जब तक एक्सलेशन नहीं आएगा उसके पास वेलोसिटी नहीं आएगी, और जब तक वेलोसिटी नहीं आएगी बॉडी मूव नहीं करेगी। करेक्ट बेटा? तो जो एक्चुअल चीज है, अगर हमसे कोई पूछे कि अल्टीमेट कॉज क्या है मोशन का, जवाब वेलोसिटी नहीं होगा, फोर्स होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि वो कौन सी पैरामीटर, वो कौन सी चीज है जो कि ये डिसाइड कर दे, जो कि ये अश्योर कर दे कि पार्टिकल के पास मोशन है कि नहीं, वो पैरामीटर फोर्स नहीं होगा। उस समय उसका उत्तर, उस सवाल का उत्तर फोर्स नहीं होगा, उस सवाल का उत्तर होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड कर लो, कोई बात नहीं, वेलोसिटी होगी तो स्पीड भी होगी। तो बात ये आ गई कि जैसा सवाल आपको बिल्कुल वैसा ही उत्तर देना पड़ेगा। और यही वो पॉइंट्स है, यही वो चीजें हैं, यही वो सवाल हैं जिनके अंदर जो सवाल पूछने वाले थे वो आपको फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। यही वो पॉइंट्स हैं जिनके अंदर सवाल पूछने वाले आपको फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। वही जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फंसने में या फंसने से अपने आप को रोक नहीं सकते, वो उसके अंदर नाकामयाब हो जाते हैं। ऑलराइट बेटा, तो इन्हीं चीज़ों को तो सीखना है। बाकी तो F=ma और ये सारी चीज़ें तो आती है आप लोगों को, नॉर्मल जो चीज़ें सबको आती है, लेकिन जो स्पेशल चीज़ें हैं, जो बारीकी है, जो संजीदगी है टॉपिक के अंदर, जो बारीकी है टॉपिक के अंदर, वो आपको सीखना है। और जब वो सीख जाओगे, याद रखना बाकी सारे स्टूडेंट्स जो आपके अलावा और भी आपके जो कॉम्पिटेंट होंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनके मुकाबले आप कहीं आगे निकल जाओगे, दूर दूर तक कोई दिखेगा नहीं। इसका मैं आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, भरोसा दिला सकता हूँ। तो इन लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से इनको फॉलो करें, इनको नोट बनाएं, इनका प्रॉपर नोट्स बनाएं, और इनको बहुत संभाल के रखें, क्योंकि यही सारी बारीकी है जो सवालों के अंदर आपको काम आएंगी। किसी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए आपको काम आएंगी। ठीक है बेटा? और ये भी कह दूं कि ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा, ये सारी बारीकियाँ अगर आपको मालूम है तो हो सकता है कि वो सवाल जिसको कि बाकी स्टूडेंट्स या बाकी बुक्स के अंदर, बाकी क्लासेस के अंदर एक एक पेज में सॉल्व करते हैं,
रजिस्टर का पूरा पेज भर जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। हो सकता है, इनफैक्ट होगा, आपको मैं दिखाऊंगा सॉल्व करके कि आप उन क्वेश्चंस को जुबानी सॉल्व कर लोगे। एक या दो लाइन में भी नहीं, कई बार जुबानी सॉल्व कर लोगे। बहुत ज़्यादा एक लाइन लिखने की ज़रूरत हो जाए तो हो जाए, आपकी जो प्रैक्टिस की बात है या पकड़ की बात है। अदरवाइज अगर पकड़ अच्छी बन गई तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो एक एक पेज 1.5 पेज में सॉल्व होते हैं आप जुबानी निपटा दोगे, क्योंकि आपको तो अंदर की सारी जो अंदर के सारे राज है वो मालूम है। ऑलराइट, चलो तो अब इस सेशन के अंदर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो फोर्सेस हैं ये क्या है, इनके कितने टाइप्स हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं, थोड़ी मालूमात करते हैं। ठीक है, तो बात ये आगे बेटा कि जो फोर्सेस है जो फोर्सेस है वो कितने टाइप्स के हैं। सवाल ये उठता है उनके टाइप्स क्या है। तो आपको ध्यान होगा 9th-10th के अंदर आपने पढ़ा होगा, हम लोग पढ़ा करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, हाँ, और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो सारे टाइप्स है ये आपने 9th-10th में पढ़ रखा है। तो 11th-12th के अंदर मैं आप बता दूं बेटा, इन टाइप्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम बहुत ज़्यादा इनको देखने के लिए सीखने में इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? क्योंकि मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में लगता है, दे आर ऑल न्यूक्लियर फोर्सेस। तो उन चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। जिन चीज़ों पे इंटरेस्टेड है, जिन टाइप्स पे इंटरेस्टेड है, वो है कि फोर्सेस को आप कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। फोर्सेस को कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, फोर्सेस को सिस्टम के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहले ये छोटी सी जो चीज़ है सिस्टम वाली मैं बता दूं आप लोगों को। सिस्टम यानी कि आप किसी भी चीज़ को सिस्टम ले सकते हो। आप चाहो तो एक सिंगल ब्लॉक जो रखी हुई है उसको आप सिस्टम ले सकते हो, या फिर अगर चाहो तो ब्लॉक और नीचे जो टेबल है जिसके ऊपर वो रखा हुआ है, इन दोनों को इकट्ठे आप सिस्टम ले सकते हो। ऑलराइट, तो इसकी हम आगे डिटेल में बातें करेंगे। तो अभी के लिए इतना मैं आपको बता दूं कि सिस्टम अगर आपने मान लिया, सपोज कर लो ब्लॉक और टेबल दोनों को आपने सिस्टम मान लिया, तो टेबल और ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए मैं बता रहा हूं बेटा कि टेबल और ब्लॉक के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। वो जो फोर्स होगा एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, यानी सिस्टम आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं। तो वो जो फोर्स है जो कि ब्लॉक और टेबल के बीच में लगेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, यस नॉर्मल रिएक्शन, वो एक इंटरनल फोर्स कहलाएगा। वो एक इंटरनल फोर्स कहलाएगा। जबकि यदि आपने सिर्फ ब्लॉक को सिस्टम मान लिया तो वही नॉर्मल रिएक्शन, सिर्फ ब्लॉक को आपने माना सिस्टम है, टेबल बाहर चला गया, टेबल सिस्टम के बाहर है, अब वही नॉर्मल रिएक्शन जो कि टेबल ने ब्लॉक पे लगा रखा है वो इंटरनल नहीं, वो इंटरनल नहीं, अब वो एक्सटर्नल हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो इसकी हम थोड़ी बहुत आगे और बात है ना क्लास के दौरान डिस्कशंस करते रहेंगे हल्की फुल्की, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग टाइम डिवोट नहीं करेंगे और टाइम मांगती भी नहीं है टॉपिक बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, जिन फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट के बेसिस पे देखो बेटा, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, सीधी बात, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती है। कॉन्टैक्ट फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, जिनके लिए बॉडीज को आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना अनिवार्य होता है। शब्दों पे ध्यान देना, अनिवार्य होता है। बिना कांटेक्ट में आए उनके बीच में वह फोर्स लग ही नहीं सकता। उसे हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होता है जिसके लिए कांटेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती, दूर से ही एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे होते हैं। जैसे मैग्नेट आपस में एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रही होती है, लोहे को खींच रही होती है, कांटेक्ट में नहीं है फिर भी देयर इज अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी। अर्थ और पार्टिकल के बीच में किसी बॉल को आपने ऊपर उछाल दिया, लेकिन फिर भी बॉल हवा में, फिर भी अर्थ उस पे एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे की ओर mg लगा रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्टैक्ट कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट कौन सी। तो बहुत सिंपल, दुनिया के कोई भी फोर्सेस, देखो बहुत सिंपल है, दुनिया का कोई भी फोर्स यदि वो कॉन्टैक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज वो नॉन कॉन्टैक्ट होगा। या तो वो कांटेक्ट वाला फोर्स होगा या फिर वो नॉन कांटेक्ट वाला फोर्स होगा। और याद रखेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कांटेक्ट में भी है तो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स आपस में लग सकता है। जैसे अर्थ सरफेस पे आप ले आके किसी बॉडी को रख दो, mg लगेगा उस पे।
तो आप ये मत कहना, ये नहीं बोल सकते आप कि कांटेक्ट में लग रहा है तब mg है, तो इसका मतलब mg कांटेक्ट फोर्स तो नहीं है ना, स्टिल इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर ये बात आती है, उनके साथ ये बात देखी जा सकती है या ये बात याद रखी जा सकती है उनके लिए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए, कि कॉन्टैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर, उनके बीच में वह फोर्स लगेगा, फील्ड के वजह से वह फोर्स लगेगा। इसीलिए उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्सेस भी कह देते हैं कई बार। फील्ड फोर्सेस, दो चार्जेस के बीच में फील्ड फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, उनके बीच में भी हम कह सकते हैं। ऑलराइट बेटा, तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट की हमने बात कर ली। और सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोई बॉडी कोई फोर्स यदि वो एक्सटर्नल है तो ठीक है, अदरवाइज वो इंटरनल है। यानी कि जब आपने किसी को सिस्टम मान लिया है, अपना सिस्टम क्वेश्चन के अंदर मान लिया है, या आपके स्टडी के अंदर आपने सिस्टम किसी चीज को मान लिया है, तो कोई फोर्स या तो वो एक्सटर्नल होगा या फिर वो इंटरनल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सटर्नल भी नहीं, इंटरनल भी नहीं, कोई तीसरा टाइप ना, या तो एक्सटर्नल होगा या फिर वो इंटरनल, या तो सिस्टम के अंदर से लग रहा होगा या ऑब्वियसली सिस्टम के बाहर से लग रहा होगा, या तो सिस्टम के बाहर से लग रहा होगा या फिर ऑब्वियसली अंदर से लग रहा होगा। तो या तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, दो ही चीज अगर हम सिस्टम के नजरिए से देखें, सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बराबर। दूसरी बात यदि हम बात करें कांटेक्ट फोर्सेस की, तो या तो वो कांटेक्ट वाला फोर्स होगा या फिर वो नॉन कांटेक्ट वाला फोर्स होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि कांटेक्ट बेसिस पे देख रहे हो, वो कांटेक्ट भी नहीं है, नॉन कांटेक्ट भी नहीं, तीसरा ना, दो ही टाइप। दुनिया का कोई भी फोर्स, आप कोई भी फोर्स उठा लो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स, आप पुश कर रहे हो किसी बॉडी को कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स। ऑलराइट बेटा, तो सारे बच्चे मेरे को मालूम है जो वीडियोस देख रहे हैं 90% पढ़े लिखे बच्चे हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे होने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं से उन्होंने पढ़ रखा है, किताबों में, स्कूल में, या किसी कोचिंग वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए ये सारे नाम मैंने पहले ले लिए आपसे, आपके सामने, जैसे नॉर्मल है, फ्रिक्शन है वगैरह। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिनको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। दे आर नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 1 नॉर्मल रिएक्शन, नंबर 2 टेंशन, ये भी एक फोर्स है बेटा, बताएंगे आगे, जिनको नहीं मालूम उनको बताएंगे क्या है ये टेंशन फोर्स। और तीसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से तो आप लोग काफ़ी फैमिलियर हो, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा, 10th में पढ़ा आपने। तो ये 3 टाइप के फोर्सेस है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। इनफैक्ट जो फ्रिक्शन है बहुत फास्ट है, फ्रिक्शन है बहुत वास्ट है, तो इसके लिए हम एक अलग ही टॉपिक ले लेंगे, एक अलग ही चैप्टर के अंदर इस फ्रिक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, प्रेजेंट जो चैप्टर है, ये फोकस करेगा इन दो चीजों पे, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन पे, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इन पे फोकस करेगा। अब सवाल यह कि नॉर्मल रिएक्शन टेंशन है क्या। अगर हम बात करें नॉर्मल रिएक्शन की बेटा, तो आप लोगों को मालूम है कि बॉडीज के बीच में लगता है। पहली बार जिन्होंने नाम सुना उनके लिए बता दूं कि बेटा एक बॉडी अगर टेबल पे रखी होती है तो टेबल ने बॉडी को क्या है, संभाल रखा है, क्योंकि अगर टेबल नहीं होता तो गिर जाता। यानी टेबल ने संभाल रखा है, तो जिस फोर्स के सहारे, जिस फोर्स को लगाकर टेबल ने ब्लॉक को संभाल रखा है, उस फोर्स को हमने प्यार से नाम दे दिया नॉर्मल रिएक्शन। आपने एक किताब रख दी, आपने एक किताब रख दी टेबल के ऊपर, आपने एक किताब या छोटी सी ब्लॉक रख दी, तो ये जो टेबल है ब्लॉक पे ऊपर की ओर क्या लगा देगा, नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा जो है ये टेंशन बेटा, ये टेंशन किन के बीच में लगता है, ये रस्सी के अंदर लगता है। अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या लगता है, कहां लगता है, रस्सी के भीतर लगता है, ठीक है। तो टेंशन के लिए याद रखेंगे बेटा कि ये रस्सी के अंदर लगने वाला फोर्स होता है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए याद रखेंगे कि ये बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। क्या होता है, कैसे लगता है, कब लगता है, सारी चीजें आपको बताएंगे, घबराओ नहीं, है ना। सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमने नाम देख लिया, पहला नॉर्मल रिएक्शन, फिर टेंशन, और लास्ट में लेकिन सबसे शानदार, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज फ्रिक्शन। बहुत वास्ट है, इनफैक्ट काफी बच्चों को परेशान करता है, काफी परेशान करता है ये, तो इसलिए हमने इसको एक अलग ही चैप्टर में ले रखा है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे दैट इज फ्रिक्शन, पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर होगा फ्रिक्शन के लिए, ठीक है बेटा। तो ये 3 फोर्सेस का नाम जो बिल्कुल पहली बार जिन्होंने नाम सुना है उनको मैंने बता दिया, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। और जो पहले से जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन के लगने के पीछे का रीजन क्या होता है, वो कंडीशन क्या होता है, कब लगता है नॉर्मल रिएक्शन। और यकीन मानो काफी ऐसे स्टूडेंट्स आपके अंदर से निकल आएंगे जिनको कि वह कंडीशन नहीं मालूम होगा कि नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो यही वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी,
नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन आज ही अपलोड हो जाएगा, उसके अंदर आप लोग देखोगे नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, टेंशन कब लगता है, इन पर बहुत ही प्यारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलो बाय बाय।